हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स के सेल को थोड़ा और समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोट के सेल के इन्वेलप को समझा था। आज उस सेल के अंदर जाएंगे। यहां जो आप पिक्चर देख रहे हो वो एक बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल है। हाय श्रेयस, कोई डाउट हो किसी को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा। आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर वो क्या है? वो प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है। ठीक है, हम उस सेल के अंदर जाएंगे और जानेंगे क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, ये है सेल वॉल है जिसके अंदर पूरा का पूरा सेल समाया हुआ रहेगा। ध्यान दीजिए किस तरह से एक बैक्टीरिया का क्रोमोसोम उसके बॉडी के अंदर अरेंज रहता है। ठीक है, किस तरह, और इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये जो बाहर अटैचमेंट ये क्या है? ये सब पिलाई है। ठीक है, और ये है बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा, ये तो हो गया पिक्चर जिसे हम देख के अच्छा लग रहा है, देखने में कुछ कुछ समझ रहे हैं, कुछ कुछ डाउटफुल है। तो उन चीजों को अभी हम डिटेल में समझेंगे डायग्राम में। ठीक है, ध्यान देना है। यहां पे आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें मैंने सबसे बाहर जो ये 3 लेयर थे, यानी कि सबसे बाहर वाला ये हो गया आपका कैप्सूल। उसके अंदर जो है आपका ये है सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और उसके अंदर जो रहेगा आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन। और क्या आप देख पा रहे हो कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है अपने आप को, मैंने आपको ये चीजें तब भी बताया था जब मैंने आपको प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया जो है किंगडम समझा रहा था, मोनेरा किंगडम को समझा रहा था। आज इसी चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे कि यहां पे आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड कर रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है। यहां पे ये जो एक्सटेंशन है थोड़ा सेंटर से दूर है, देखिए कितना दूर है सेंटर से। ठीक है या ना? और मैंने ये है इसका न्यूक्लियोइड। क्यों न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियोइड बोलते? क्योंकि यहां प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं मिलता है। हेलो वरुण, ध्यान दो। ठीक है, तो यहां पे आप मीजोजोम को देख रहे हो, यहां पे पेरिफेरली प्लेस्ड है, यहां पे सेंटर के करीब है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मीजोजोम। इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल मीजोजोम। पेरिफेरल मीजोजोम। ठीक है, जो स्टूडेंट्स रिवाइज कर रहे हैं वो लेक्चर को रिकॉर्ड होने के बाद स्पीड को बढ़ाकर देख लें, क्योंकि अभी जो है लेक्चर में मैं प्रॉपरली चीजों को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे नए बच्चे भी हैं। ठीक है, यहां पे पेरिफेरल मीजोजोम हो गया, और ये कैसा मीजोजोम है? सेंट्रल मीजोजोम है। और मीजोजोम होता क्या है? ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या मिला? सबसे पहला स्ट्रक्चर मीजोसोम। मीजोसोम कैसे बना है? इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जिस साइंटिस्ट ने, नहीं पूछा जाएगा नीट में। ठीक है, याद रह जाता है नोट्स को पढ़ते समय, अच्छी बात है। याद नहीं रह पाता है, कोई बात नहीं, बार बार पढ़ोगे अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, शायद ब्लैकआउट हुआ था, चलिए थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम था, बट ठीक है। मीजोसोम्स के बारे में किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? एफ जेम्स ने डिस्कवर्ड किया। आंख बंद करके इन साइंटिस्ट के नेम को रटने मत बैठ जाओ। जहां पे साइंटिस्ट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं बताऊंगा ये है, बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया का होता है वो इन्वेजिनेट, अंदर की तरह इन्वेजिनेट करता है और क्या बना देता है, मीजोजोम। इस एक्सटेंशन को क्या वेसिकल जैसा हो सकता है, ट्यूब्यूल्स या लेमेला के टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या रहता है, ध्यान से समझना। जो पेरिफेरली मीजोजोम्स रहता है, जो पेरिफेरल में मीजोजोम है, ठीक है, मेन फंक्शन उनका क्या रहता है, सेल रेस्पिरेशन। मीजोजोम का भी जो क्या है, जो पेरिफेरल मीजोजोम है, पेरिफेरल मीजोजोम, इसका मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, सेल्यूलर, मतलब कि हमारे बॉडी में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था वो यहां पे कौन कर रहा है, ये मीजोजोम। कौन सा, पेरिफेरली प्लेस्ड मीजोजोम, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो है और दूसरा इसका क्या काम रहता है, सेल वॉल का सिक्रीशन, सेल वॉल सिक्रीशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेंट्रल मीजोजोम है, सॉरी ई लगाना था, सेंट्रल मीजोजोम है, सेंट्रल मीजोजोम, इनका फंक्शन क्या है, डीएनए के रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करना, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और मीजोजोम क्या है, जस्ट एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है किसका, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एम आई क्लियर, क्या यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स मिलता है। मतलब क्या, बैक्टीरिया के अंदर जो रहता है फूड स्टोर्ड रहता है, किस फॉर्म में, कुछ ऐसे रहेगा, ध्यान दो, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो कि स्टोर कहां होता है, ये है रिजर्व मटेरियल, रिजर्व मटेरियल कहां का, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। और इसी को क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या रहता है, सॉरी ये भी जो रहता है कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता, यानी कि इस ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। ये ग्रेन्यूल्स कितने तरह का हो सकता है, ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल्स हो सकता है, किसका, ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूटिन का हो सकता है, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हो सकता है। और वॉल्यूटिन को क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स। ये क्या रहता है, फॉस्फेट का पॉलीमर रहता है और स्टोरेज रिजर्वोयर होता है फॉस्फेट का। ध्यान दो, क्या कहते हैं, ये क्या है, फॉस्फेट रहता है इसमें, क्या रहता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट का रिजर्वोयर होता है ये। ठीक है, फॉस्फेट जमा होते हैं, आई बात समझ में। तो आप समझ गए, दो रिजर्व्ड मटेरियल यानी इंक्लूजन बॉडी मिलेगा दो तरह का, एक तो ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल्स मिलता है, दूसरा वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स मिलता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए। उसके बाद आता है क्रोमैटिन मटेरियल, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोइड बोलते हो। अभी हम इसके अलग अलग नाम लिखेंगे जो अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है। कहां है क्रोमैटिन, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। चलिए उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स लिखते हैं। एक तो स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, मीजोजोम, दूसरा स्ट्रक्चर इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर जो अंदर हमें दिखता है वो क्या है, स्टोरेज, सॉरी क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल। क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल, जो क्या है, न्यूक्लियोइड है। क्या है, न्यूक्लियोइड।
ठीक है। अब न्यूक्लियस जो बैक्टीरिया का होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? जीनोफोर बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं? ये सब अलग अलग नाम है बैक्टीरिया के न्यूक्लियस का। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और फिब्रिलर न्यूक्लियस, क्या बोल सकते हैं इसे? फिब्रिलर, फिब्रिलर न्यूक्लियस। इतने सारे नाम है इसके। या तो क्रोमैटिन मटेरियल जो इसका क्या है? न्यूक्लियोइड है, इसे जीनोफोर बोल सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या फिब्रिलर न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है। और यहां कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं रहेगा। ध्यान दो मेरी बात को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहेगा और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट रहेगा। ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ये दोनों एब्सेंट रहेगा। कहां? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। और ये तो मेन डीएनए हो गया। बिसाइड द मेन डीएनए अनदर स्मॉल एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, और उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। चौथा स्ट्रक्चर जो यहां पे देखेंगे, प्लाज्मिड, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है। बिसाइड, बिसाइड मतलब उसके साथ साथ, बिसाइड द मेन डीएनए, जो मेन डीएनए है। ठीक है। अनदर स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड, पूरा पॉइंट लिखना है। ठीक है। स्मॉल एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल, और इसका नाम क्या है? प्लाज्मिड। और इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा, क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और ये टर्म दिया था लेंडरबर्ग ने, लेडरबर्ग ने। ठीक है। ये टर्म किसने दिया था? लेडरबर्ग ने ये टर्म दिया था। क्या? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड में एबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली जो है रेप्लिकेट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट आपको यूज होगा कहां? जब आप 12th का बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे। ठीक है। तब समझोगे कि ये जो प्लाज्मिड का एबिलिटी है रेप्लिकेट करने का, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो लिखिए, प्लाज्मिड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये किसी और डीएनए पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने क्या बोला? किसी और डीएनए पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में जो हार्मोन है, मीजोसोम में हार्मोन है, सॉरी एंजाइम है, वो इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। हार्मोन है, एंजाइम जो है रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। लेकिन ये प्लाज्मिड जो अपना डीएनए है वो कोई और, कहीं और पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी और जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहां पे हम इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना सकते हैं, और ये क्या है? प्लाज्मिड है। आई बात समझ में? कोई भी डाउट होता है क्लियरली पूछिए। ठीक है। ठीक है। इस चीज को आप समझ गए हो? प्लाज्मिड के बारे में क्लियर है कॉन्सेप्ट?
ठीक है, कोई और डाउट यहां तक है? क्या कोई डाउट है प्लाज्मिड के बारे में? और जो एफ प्लाज्मिड होता है और जो आपका ये आर फैक्टर रहता है, इन सब के बारे में तब एक्सप्लेन करेंगे जब बायोटेक पढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, एक और, ये हम सब क्या पढ़ रहे थे? साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलता है, एक और स्ट्रक्चर मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, वो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। राइबोसोम क्या होता है? ये भी एक क्या है? सेल ऑर्गेनल। एक राइबोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है। मैंने क्या कहा? राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक में भी मिलेगा और प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। ओके ओके, गोरख का कहना है सर डायग्राम को एक बार फिर एक्सप्लेन करो प्लीज। क्या चीज नहीं समझा आपको डायग्राम में? मैं एक बार सम अप करूंगा, और अगर आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज छूट जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, फिर से देख लो। मैं उस डायग्राम को वैसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी स्ट्रक्चर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? जो इंजन होता है सेल का, प्रोटीन फैक्ट्री होता, प्रोटीन बनाता है, ठीक है? और प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है उसका टाइप है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब यूकैरियोट्स में राइबोसोम को प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। कैसे राइबोसोम्स होते हैं? 70S। और S का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। S से क्या मतलब होता है? स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है? या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है? और ये किस चीज को बताता है? एक्चुअली हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको कि इसका एग्जैक्ट यूनिट कैसा है। इस चीज को, बात को समझो। इट इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज। इनडायरेक्टली मेजर करता है, किसी सेंट्रीफ्यूग करते हैं डेंसिटी के हिसाब से। जो प्रोकैरियोट रहता है वो 70S रहता है, यानी कि उसकी डेंसिटी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू यूकैरियोट। आई बात समझ में? तो ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये क्या करता है? इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज। क्या मेजर करता है? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज। क्या चीजें क्लियर है? तो स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब आप समझ गए। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? ये एक यूनिट है, एक ऐसा कोफिशिएंट है जो बताता है कि नाप रहे हैं हम, प्रोकैरियोट हल्का है 70S, उसका भारी है, डेंसिटी ज्यादा है 80S। आई बात समझ में? एम आई क्लियर? तो ये था कुछ पॉइंट जो कि राइबोसोम के बारे में था, ठीक है? और जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एक साथ एमआरएनए पे। ये कहां होता है? प्रोकैरियोट के केस में कई सारे राइबोसोम एक साथ अटैच हो जाते हैं एमआरएनए में, ठीक है? और ऐसे राइबोसोम को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम और एर्गोसोम, ठीक है? ध्यान दो, ये मान लो एमआरएनए है, ठीक? एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए के ऊपर कौन आएगा? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए लगता है, और ये आरएनए कहां से बन के आया है? ये न्यूक्लियस से बन के आया है। अब इसके ऊपर प्रोटीन बनेगा तो कौन चिपकेगा? ये
देख रहे हो आप, चेन है राइबोसोम का। और ये कैसे राइबोसोम का चेन है? 70s का चेन है, ठीक है। ये ऐसे चेन में लग जाता है, तो इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इसको कलेक्टिवली बोलते हैं पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम और एर्गोसोम। क्या बोलते हैं? पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम और एर्गोसोम। अरे समझे या ना समझे? शिवानी का कहना है डेंसिटी एंड साइज ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। नो शिवानी, डेंसिटी ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 70s है तो हल्का डेंसिटी होगा, 80s है तो हेवी डेंसिटी वाला होगा, इसीलिए उसको 80s नाम दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप राइबोसोम इतना छोटा है कि उसको डेंसिटी के यूनिट में नाप नहीं सकते हो, ठीक है, इसीलिए उस बेसिस पे दिया गया है। क्या मेरी बातों को आप समझ गए? क्या यहां तक कोई भी छोटा मोटा भी डाउट है जिससे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी? छोटा मोटा डाउट भी नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो पढ़ लिए प्रोकैरियोट के। 2 मीटर होता है ह्यूमन का, सबका अलग अलग होता है श्रेयस। सबके डीएनए का लेंथ अलग अलग होता है। हमारे बॉडी में जो डीएनए का लेंथ है वो 2 मीटर रहता है, ठीक है। डेटा पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो अभी, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब क्या? यहां पे जो आपका क्या है, फ्लैजिला लगा हुआ है, ये है अपेंडेजेस। इस पे एक पिलाई हो सकता है, कई सारे पिलाई भी हो सकते हैं, ये है अपेंडेजेस, ठीक है। मेरी बात को समझे क्या? ये पिलाई हो गए, ये अपेंडेजेस हो गए। ये क्या है? पिलाई। ये क्या है? फ्लैजिला। ये क्या है? अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस मतलब कुछ चीजें जुड़ी हुई है। आई बात समझ में? चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन किया है, आपको बताया है फ्लैजिला के पार्ट्स, इसीलिए हमें समझना और पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देते हैं। अपेंडेजेस में आता है सबसे पहला आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला, ठीक है। दूसरा अपेंडेजेस आएगा पिलाई, और तीसरा आता है फिम्ब्रिए, ठीक है। मेरी बातें बिल्कुल समझ में आई? देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फ्लैजिला दिया हुआ है, नोट डाउन करना है, ठीक है। फ्लैजिला है यहां पे, पिलाई है और फिम्ब्रिए है, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। सबसे पहला फ्लैजिला को पढ़ रहे हैं। फ्लैजिला मोस्टली जो रहता है 3 पार्ट से बना हुआ है। मैंने आपको बताया था फ्लैजिला के बेसिस पे कितने टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ट्राइकस ट्राइकस करके बताया था, एम्फी ट्राइकस, मोनोट्राइकस, सब बहुत चीजें बता चुके। अभी हम उस चीज में नहीं जा रहे, अभी हम फ्लैजिला के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। फ्लैजिला जो बैक्टीरिया का होता है वो 3 पार्ट्स का होता है, ठीक है, मेड ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला है आपका बेसल बॉडी। क्या है? बेसल बॉडी। दूसरा पार्ट क्या है? हुक। क्या है? हुक। और तीसरा पार्ट है फिलामेंट।
आई बात समझ में? क्या है? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ध्यान देना मेरी बात पे। ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा पेंसिल से इसे बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है? सेल वॉल रहता है क्या? यस, सेल वॉल रहेगा। यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे? सेल वॉल बना देंगे। चलिए, ये ऊपर का बाहर का स्ट्रक्चर बनाए, सेल वॉल। इसके बाहर और क्या रहेगा? कैप्सूल रहेगा, लेकिन अभी उससे लेना देना नहीं है, तो चलिए इन दो स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ठीक, थोड़ा लाइट कलर से बना देता हूं। ये बाहर का स्ट्रक्चर है, ये है क्या? सेल वॉल। एम आई क्लियर? अब आपको ये बात समझना होगा कि किस तरह से ये फ्लैजिला का रहता है। फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी होता है, ठीक है, वो रॉड शेप का होता है, ठीक है। और प्रोटीनियस रॉड शेप स्ट्रक्चर जो रहता है वो दो रिंग से सराउंडेड रहता है, और एक आउटर रिंग जो रहता है वो कहां रहता है? सेल वॉल में रहता है। और इनर रिंग जो रहता है सेल मेम्ब्रेन में रहता है। मेरी बात को समझे क्या? और इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कैसा है? रॉड जैसा स्ट्रक्चर। और ये क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेसल बॉडी। ये येलोइश क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है। दो रिंग दिख रहा है आपको, वन, ये है 1 नंबर रिंग, ये है 2 नंबर रिंग, और बीच में क्या है? रॉड है। और ये कंबाइंड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से एक स्ट्रक्चर बाहर आता है, ये रहता है, इसको कहते हैं हुक। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हुक। आई बात समझ में? जो मूव कर सकता है, इस तरह से घूम सकता है, इसको क्या बोलेंगे? हुक बोलते हैं। ये क्या है? हुक है, ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ रहेगा इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट, जो कि दूर तक फैला रहता है। मेरी बात समझे क्या आप लोग? ये क्या है? ये स्ट्रक्चर फिलामेंट। हो गया पूरा। यही है फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? क्या चीजें बिल्कुल क्लियर है? देख रहे हो इसका कुछ पार्ट कहां पे है? सेल वॉल के अंदर गड़ा हुआ है, अंदर है, ठीक है। अब यहां पे ये जो फिलामेंट था, ये जिस मोनोमर से बना रहता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर, ध्यान दो, मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर। फिलामेंट कैसा है? ध्यान देना, यहीं पे नोट डाउन करो। ये सिलिंड्रिकल है। जो यूकैरियोट में फिलामेंट मिलता है वो, सॉरी, जो फ्लैजिला मिलता है वो हॉलो नहीं होता है, लेकिन यहां पे ये क्या है? सिलिंड्रिकल हॉलो है। आई बात समझ में? हॉलो स्ट्रक्चर है। और ये किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन के मोनोमर से बना हुआ है। किससे बना है? मेड ऑफ प्रोटीन मोनोमर। और उस मोनोमर को क्या बोलते हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन। उस मोनोमर जो बना हुआ है वो कौन से प्रोटीन से बना हुआ है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। आई बात समझ में? किस प्रोटीन से बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये कैसा प्रोटीन है? ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। मतलब क्या हो सकता है? इसको आप खींच सकते हो, रबड़ की तरह का प्रोटीन है। आई बात समझ में? इस चीज को क्या आप समझ गए? ठीक।
इस रिंग को आप मार्किंग भी दे सकते हो। इस रिंग को क्या बोलते हैं? पी रिंग, पेरीफेरी में है, ठीक है। यहां पे इसको क्या बोलते हैं? एस रिंग बोलते हैं, पी रिंग, और इसको बोलते हैं एस रिंग। ओके, सब कुछ क्लियर है यहां तक? ये था आपका फ्लैजिला। क्या था? फ्लैजिला। अब बात करेंगे पिलाई के बारे में। किस पे? पिलाई के बारे में। नोट डाउन कीजिए, पिलाई, ठीक है। और बैक्टीरिया का सेल वॉल जो रहता है कवर्ड बाय न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और उसको क्या बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या? पिलाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पिलाई। आप देखो यहां पे, क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? यही तो पिलाई है। आई बात समझ में? और यही पिलाई क्या चीज में हेल्प करता है? ये जो स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिलाई। और ये पिलाई क्या करता है? कंजुगेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? कंजुगेशन में हेल्प करता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, कंजुगेशन में हेल्प करता है। आई बात समझिए? कंजुगेशन में हेल्प करता है मतलब क्या हुआ? एक और बैक्टीरिया रहेगा और ये बैक्टीरिया अपने पिलाई से इससे जुड़ जाएगा और अपने अंदर का प्लाज्मिड दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और एक प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर भेज देगा। यही तो है कंजुगेशन। क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? कंजुगेशन बोलेंगे। मेरे हिसाब से चीजें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आई बात समझ में? और जिस पिलाई से ये काम हो रहा है, जिस पिलाई से ये कंजुगेशन होता है, वैसे पिलाई को क्या बोलते हैं? सेक्स पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स पिलाई बोलते हैं। आई बात समझ में? या उसको क्या बोलते हैं? एफ पिलाई भी बोलते हैं। फर्टिलाइज करने में हेल्प कर रहा है। आई बात समझ में? एम आई क्लियर? और पिलाई जो रहता है अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ऐसे पिलाई जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, वैसे पिलाई को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए बोलते हैं। उससे पिलाई को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए। आपके एनसीईआरटी में पिलाई और फिम्ब्रिए को अलग बताया, लेकिन बताया है फिम्ब्रिए किस चीज में हेल्प करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है। पिलाई किस में हेल्प करता है? कंजुगेशन में हेल्प करता है। क्या चीजें बिल्कुल क्लियर है या कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, तो यहां तक हमारा प्रोकैरियोट्स जो था, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम A to Z सब कुछ समझ गए। आपको क्या करना है? आज बैठ के एनसीईआरटी को रीड करना है। पहले नोट्स में जो लिखाया गया उसको रीड करना है, उसके बाद एनसीईआरटी को फुल स्टडी करना है। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग यूकैरियोटिक सेल यानी कि प्रॉपर सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई भी डाउट है आपको? कोई डाउट है? गोरा, एफ पिलाय क्या होता है पता है? फर्टिलाइजेशन पिलाय, वो पिलाय जो कंजुगेशन में हेल्प करता है। जो पिलाय कंजुगेशन में हेल्प करता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उस वैसे पिलाय को क्या बोलते हैं? एफ पिलाय बोलते हैं। और जो पिलाय अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, कहीं पे जाके, जैसे ये है कोई सरफेस और ये है बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया जाके पिलाई के मदद से ये अटैच हो गया, तो ये जो सेट ऑफ पिलाई है इसको क्या बोलेंगे? फिम्ब्रिए बोलेंगे। और जैसे एक ये बैक्टीरिया है, इसने क्या किया? अपने पिलाई के मदद से यहां पे अटैच हो गया और अपना जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड को डिवाइड करके दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया। और ऐसे पिलाई को, जिसके हेल्प से आप जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो, वैसे पिलाई को क्या बोलते हैं? एफ पिलाई बोलते हैं। ठीक है, और बताओ। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया सब कुछ? बिल्कुल आसान है प्रोकैरियोट्स।